Hello and welcome back. Today we will be doing chapter number 5. We'll be doing all important questions of chapter number 5 which has appeared in the exams till now. Okay, so make sure that you hit that like button, subscribe the channel for upcoming such videos which will help you in scoring good marks in your upcoming exam of psychology. And make sure that you check out the playlist of the channel. You will find everything that you need to score good marks in your upcoming psychology exams. Okay, so let's get started. We'll do chapter number 5 के questions. अभी तक जितने भी पूछे गए हैं previous questionnaire papers में, right? So here is the question number 1. Question number 1 is explain the cognitive distortions. Give an example of cognitive distortion. Give an example of cognitive distortions that a client might be experience. तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको cognitive distortion बताना है और इसका एक एग्जाम्पल लिखना है. सो cognitive distortions क्या होते हैं? Cognitive distortions वो होते हैं जो हमारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, राइट? सो दे आर वेज ऑफ थिंकिंग. ठीक है, थिंकिंग के पहले तो आप ये पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे, है ना, कि ये दे आर द वेज ऑफ थिंकिंग, वो भी जनरल मैनर में. ठीक है, समथिंग विच इज वेरी जनरल इन नेचर, राइट? सो ये ऐसे वेज ऑफ थिंकिंग है जो कि जनरल इन नेचर होते हैं बट नेगेटिव तरीके से दे इम्पैक्ट आवर रियलिटी, right? So cognitive distortions क्या होते हैं? They are ways of thinking which are general in nature. They negatively impact our reality or distort our reality. और इसका example क्या हो सकता है? इसका example हो सकता है, for example, जैसे जो आपकी बुक में दिया हुआ है, I'm stupid or nobody loves me. और अगर आप लिखना चाहते हैं अपने पास से तो लिख सकते हैं that I forget everything. ठीक है, कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता. पर क्या ये सच है? ऑफ कोर्स नॉट. आप ब्लैक एंड व्हाइट उसमें देख रहे हो. ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता, कि आपको घर का एड्रेस नहीं याद आपका, या आपको आपका फोन नंबर नहीं याद, या आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं याद, क्या नहीं याद. तो ऑब्वियसली हमें कुछ चीजें नहीं याद रहती. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोल सकते हैं कि मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं याद रहती, मुझे बर्थडेज नहीं याद रहते, मुझे एनिवर्सरीज नहीं याद रहती. दैट इज अ डिफरेंट केस. बट मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. ठीक है, सो इस तरीके से आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं. दिस इज योर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, an 8-year-old child shows aggressive and disruptive behavior in the class. तो aggressive and disruptive behavior दिखा रहे वो क्लास में. As a student of psychology, what techniques would you suggest to help modify the child's behavior? तो एक ऐसा बच्चा जो काफी aggressive behavior कर रहा है, 8-year-old child है, 8-year-old, probably second class का बच्चा होगा, third class का बच्चा होगा, है ना. इससे ज्यादा तो बड़े बच्चे नहीं होते, थर्ड क्लास का होगा शायद, सेकंड थर्ड क्लास का. तो ये बच्चा जो है काफी एग्रेसिव और डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर दिखा रहा है क्लास में. तो एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आप क्या टेक्निक सजेस्ट कर सकते हो इतने छोटे बच्चे के लिए जो उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके? सो बेसिकली यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन की आपसे बात की जा रही है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स क्या होती हैं. नाउ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आपने पढ़ रखी हैं, ये सारी आपकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स है. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अवेसिव कंडीशनिंग, टोकन इकोनॉमी, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट एंड मॉडलिंग या वाइकैरस behavior. Now here I want to tell you one thing कि इसमें से आपको नंबर देखो, आप मतलब नंबर इन द सेंस कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी टेक्निक्स मेंशन करनी है, राइट? ये 6 टेक्निक्स है. अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता तो आप 6 के 6 टेक्निक्स लिखते, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसमें से कोई भी any 4 you can explain. ठीक है, कोई भी 4 टेक्निक आप जिसमें बहुत अच्छे से माहिर हैं, जिसको अच्छे से लिख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, वो 4 टेक्निक्स आप एक्सप्लेन कर दें. क्योंकि हमें फालतू नहीं लिखना है, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करो, और टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है, टाइम वेस्ट मत करो. आप 6 के 6 पॉइंट्स लिखोगे तभी भी आपको उतने नंबर मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 पॉइंट्स लिखोगे और 6 के 6 नहीं मेंशन करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितने हमें वर्ड लिमिट है वो भी ध्यान में रखना है, और कितने मार्क्स का है उतने ही पॉइंट्स आपको
देने हैं। तो टोकन इकोनॉमी बहुत ब्यूटीफुली काम करती है बच्चों के साथ, डेफिनेटली इसको तो मेंशन करना ही करना, ठीक है। मॉडलिंग बिहेवियर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि अगर क्लास में कोई बच्चा अच्छा रोल मॉडल बन सकता है तो आप उसके बिहेवियर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देन डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट भी काम करती है बहुत अच्छे से, जहां उसने अच्छा काम करा वहां उसको रीइंफोर्समेंट दी, प्यार किया, उसको अप्रेज करा, उसकी पीठ थपथपाई और क्लास में क्लैपिंग करवा दी, इस तरीके से। लेकिन जहां उसने बात नहीं मानी तो आप उसको उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देंगे, यू कैन निग्लेक्ट टोटली। सो ये 3 टेक्निक्स तो बहुत अच्छे से काम कर सकती है, साथ में यू कैन गिव अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एज वेल। सो आप ये चारों टेक्निक मेरे हिसाब से आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम बिलीव्स दैट ही शुड बी लव्ड बाय एवरीबडी। देखो सबसे बड़ा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, शुड बी लव्ड बाय एवरीबडी। मोस्ट ऑफ हिज बिलीव्स हैव मस्ट एंड शुड कॉम्पोनेंट, ठीक है, तो होना ही चाहिए ऐसा। हाउ इज दैट पॉसिबल? आप जो मर्जी कर लो, तो जितने लोगों को आप जानते हो वो सबके सब आपसे प्यार करें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। हम सबको खुश नहीं कर सकते, राइट ना, सब हमसे खुश हो सकते हैं। सो व्हेन थिंग्स डोंट गिव हिज वे ही फील्स डिस्ट्रेस। जब उसकी हिसाब से चीजें नहीं होती उसको डिस्ट्रेस फील होता है। सजेस्ट अ सूटेबल थेरेपी दैट विल मेक श्याम थिंक डीपर इनटू हिज इर्रेशनल बिलीफ सिस्टम। तो हमने ऐसी थेरेपी बतानी है जो उसके इर्रेशनल बिलीफ सिस्टम को, आईबीएस को चैलेंज करे एंड हेल्प हिम टू फील बेटर। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसी कौन सी आपके पास थेरेपी है जो उसके चैलेंज कर सकते हो उसके इरेशनल बिलीफ सिस्टम को? तो आप लिखेंगे रेट थेरेपी विच इज गिवन बाय एल्बर्ट एलिस, या कॉग्निटिव थेरेपी जो कि एरन बेक ने दी है। हालांकि कॉग्निटिव थेरेपी विल वर्क वंडरफुली हियर। द एप्रोप्रिएट आंसर थेरेपी इज रेट, ठीक है। सो अगर आपको रेट के बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे? इन दिस थेरेपी कॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इज इर्रेशनल थॉट्स एंड बिलीव्स आर लोकेटेड, ठीक है। ए बी सी कॉम्पोनेंट होता है इसका। ए मतलब एंटीसीडेंट इवेंट, बी मतलब बिलीफ सिस्टम आपके जो कि इर्रेशनल बिलीव है, जैसे मस्ट और शुड है ना उसके, उसमें कि करना ही चाहिए, सबको मुझसे प्यार करना चाहिए। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है जब आप सबसे प्यार नहीं कर सकते? आपको हर एक जना पसंद है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो सामने वाला भी हर एक जना आपसे प्यार करे, ये पॉसिबल नहीं है ना। जैसे आपकी फ्री विल है, आपकी फ्रीडम है, आपकी चॉइस है, ऐसे सामने वाले की भी फ्रीडम है, चॉइस है। सो इर्रेशनल बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, ठीक है, एंटीसीडेंट इवेंट का जो होता है ड्यू टू इरेशनल बिलीफ। फाइनली इट लीड्स टू अ नेगेटिव इमोशन एंड बिहेवियर, ये हमारा कॉन्सिक्वेंस है। तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। देन आप लिखेंगे इन द प्रोसेस ऑफ रेट द इरेशनल बिलीव्स आर रिफ्यूटेड बाय थेरेपिस्ट थ्रू नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग, ठीक है। नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग की तरीके से हम उसको उसके इर्रेशनल बिलीफ को चैलेंज करते हैं। वी आस्क सम क्वेश्चंस जो उसको क्लाइंट को हेल्प करता है डीप थिंकिंग करने के लिए कि हाँ यार, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, इज हाउ इज इट पॉसिबल दैट एवरीबडी विल लव मी, जब मैं ही सबको पसंद नहीं करता तो, ठीक है। ग्रेजुअली क्या होता है, क्लाइंट धीरे धीरे अपने इरेशनल बिलीफ सिस्टम को चेंज करने लगता है। या फिर अगर आपने कॉग्निटिव थेरेपी की अगर यहाँ पे बात करनी है तो आप कोर्स स्कीमास को डिफाइन करेंगे, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, रोल ऑफ थेरेपिस्ट बताएंगे इसमें क्या होता है, और कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे वो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल इन डिटेल। अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि कोई भी 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट आई एम गिविंग यू सो मेनी पॉइंट्स सो दैट यू कैन रिमेंबर। इसमें से जो भी आपको 4 पॉइंट्स याद रह जाएं वो आप लिख दीजिएगा। क्या पॉइंट्स हैं इसमें कि मेनी पेशेंट्स ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर जो है नेगेटिव सिम्टम से उनको जूझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल डिसइंटरेस्ट हो जाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, ठीक है, टू वर्क एंड इंटरेक्ट विद पीपल। अगर किसी को मेंटल इलनेस से कोई गुजरा है तो फिर उनमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, रिहैबिलिटेशन रिक्वायर करता है सच पेशेंट टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। रिहैबिलिटेशन का मतलब ही यही है कि उनको वापस सोसाइटी में लेके आना है हमने। तो हमारा जो एम होता है रिहैबिलिटेशन में वो क्या होता है कि पेशेंट्स को इतना एम्पावर कर सके कि वो प्रोडक्टिव मेंबर बन सके सोसाइटी के, मतलब खुद कमा खा सके, किसी पे बोझ ना बन सके,
और कुछ प्रोडक्टिवली मतलब अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। पेशेंट्स आर गिवन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एंड वोकेशनल थेरेपी उनको दी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 है। आप चाहें तो यहाँ पे अपना आंसर खत्म कर सकते हैं, पर मैंने और भी पॉइंट्स दिए हैं सो दैट अगर आपको ऊपर वाले पॉइंट्स नहीं आते तो इसमें से जो भी 4 पॉइंट्स याद रह जाते हैं वो लिख देना। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है? अगर ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स मतलब अगर आप 4 नंबर का आंसर है तो आप ये यहाँ पे देखो, ये आंसर आप अपना खत्म कर सकते हो। लेकिन व्हाट इफ अगर 6 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, तो फिर आपको ये फुल लिखना होगा। ठीक है, फुल आंसर देना होगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आप बताएंगे कि पेशेंट्स को दे आर टॉट स्किल्स लाइक कैंडल मेकिंग सिखा दिया, पेपर बैग मेकिंग सिखा दिया, वीविंग सिखा दिया, कुछ भी इस तरीके का ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिखा दिया जिससे वो खुद कमा खा सके। सोशल स्किल्स क्या होता है? उनके सोशल स्किल्स को डेवलप करना, क्योंकि हमने बोला ना कि उनको बिकॉज ऑफ द नेगेटिव सिम्टम्स डिसइंटरेस्ट होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, लोगों से बात करने में हिचकते हैं, तो उनके वो जो इंटरपर्सनल स्किल्स है उनको हमें डेवलप करना है थ्रू रोल प्ले। फॉर एग्जाम्पल, आप उनका एक ग्रुप थेरेपी करेंगे, आपस में ही उनको रोल प्ले करवाएंगे कि लेट्स सी कि आप इनसे पहली बार मिल रहे हैं, सो एंड सो सिचुएशन में मिल रहे हैं, हाउ विल यू टॉक और व्हाट आर द कॉन्वर्सेशन दैट यू आर गोइंग टू हैव, हाउ यू गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। सो इस तरीके से आप इमिटेट करके बता सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जहाँ पे वो गड़बड़ा रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव बेसिकली इज कि पेशेंट को हमें फंक्शनल बनाना है सोसाइटी में, एक ग्रुप में, राइट? सो कॉग्निटिव रीट्रेनिंग भी करते हैं इसमें। कॉग्निटिव रीट्रेनिंग क्या होता है? कॉग्निटिव रीट्रेनिंग इज गिवन टू इम्प्रूव बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अटेंशन स्पैन उनका कम हो गया है, मेमोरी उनको अब याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत बारी हम एंशियस होते हैं, इतना एंग्जाइटी होता है, तो तभी भी हमें चीज़ें मेमोरी में नहीं रहती। तो इस तरीके की चीज़ें हम उनको समझाएंगे। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हमारे होते हैं, फ्रंटल लोब के जो होते हैं ब्रेन के, वो उस पर काम करेंगे। हम छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशंस वो कर सके। अगर वो कुछ हम उनको कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग या ऑक्यूपेशनल थेरेपी देके हम उनको इस लायक कर रहे हैं कि वो कमा खा सकें, तो जो बेसिक थोड़ा सा जो हिसाब किताब है उनको वो भी तो रखना आना चाहिए ना। तो इस तरीके की कॉग्निटिव रीट्रेनिंग हम उनको करेंगे। आफ्टर द पेशेंट इम्प्रूव्स, जब हम उनको उनमें इन डोमेन्स में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, कॉग्निटिव स्किल्स में, सोशल स्किल्स में, इन डोमेन्स में जब हम उनको हमें उनमें इम्प्रूवमेंट दिखती है, देन वी मूव टूवर्ड्स द वोकेशनल ट्रेनिंग, जहाँ पे हम उनको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी करते हैं। लाइक कैंडल मेकिंग सिखा देना या सोप मेकिंग सिखा देना खुद के लिए, और उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना, दोनों बहुत अलग बातें हैं। ठीक है, तो हम उनको पहले तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उनको हम ये चीजें सिखाते हैं, बट हाउ टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट, दैट वी गिव इन वोकेशनल ट्रेनिंग, वी टीच देम, राइट? सो फिर हम उनको बिजनेस रेडी करते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स, अदरवाइज यू आर डन विद द 4 पॉइंट्स, no need to write extra, right? Next question is discuss the various techniques used in behavior therapy to eliminate faulty behaviors. Again a 4 mark का question. Behavior therapy की techniques हम बात कर चुके हैं। negative reinforcement, evasive conditioning, positive reinforcement, differential reinforcement, token economy, systematic desensitization, and modeling and vicarious learning. इसमें से भी एनी 4 आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और बाय द वे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ सकता है। सो यू बेटर बी रेडी विद ऑल दीज पॉइंट्स। ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा आपको 2-2 लाइन, एटलीस्ट 2 लाइन्स मतलब आपको लिखनी आनी चाहिए, 2-4 लाइनें हर पॉइंट के बारे में। ठीक है, discuss the various techniques used in behavior therapy, 6 marks question, very good. So a range of techniques is available. आप 6 mark में कैसे लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे a range of technique is available for changing behavior. This is your point number 1. Then point number 2 is the principle of these techniques are to reduce the arousal level of the client. जो इतने जल्दी अराउज हो जाते हैं, अराउजल लेवल को कंट्रोल करने के लिए we use these techniques. Alter behavior through classical conditioning, operant conditioning with different contingencies of reinforcement, as well as to use vicarious learning procedures. Behavioral techniques की अगर बात करें, again these are the behavioral techniques that can be used.
The next question is explain the key features of cognitive therapies. तो आपको key feature बताना है cognitive therapies का as explained by Albert Ellis and Aaron Beck. जिस तरीके से Aaron Beck ने या Albert Ellis ने दिए हैं key features cognitive therapy के that you have to tell. So what are you going to write? You are going to write, ये 6 mark का question है तो इसलिए मैंने सारे points यहाँ पे आपको as it is mention करे हैं. Do mention answer like this. So cognitive therapies locate the cause of psychological distress in irrational thoughts and belief system. तो cognitive therapy है, उसका नाम ही cognitive therapy है, तो वो cognition पे काम करती है. Cognition मतलब आपके belief system क्या है, irrational thoughts क्या हैं आपके. Albert Ellis ने formulate किया था RET which is rational emotive therapy, जिसमें हम ABC component को देखते हैं, विच मीन्स कि एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है, देन आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, देन आपके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं उसकी वजह से. सो ABC फैक्टर के बारे में बात करेंगे. डिस्टॉर्टेड परसेप्शन जो होते हैं ऑफ द एंटीसीडेंट इवेंट्स ड्यू टू इरेशनल बिलीफ, उनकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जैसे नेगेटिव इमोशंस आते हैं, बिहेवियर्स आते हैं. और इन द प्रोसेस ऑफ रैशनल इमोटिव थेरेपी अगर बात करें तो इरेशनल बिलीव्स को रिफ्यूट करते हैं हम नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग से. सेम बात है. एरन बेक की अगर सब बात करें तो एरन बेक ने क्या बोला, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कैरेक्टर्स एज वेल एंजाइटी और डिप्रेशन say that childhood experiences provided by family and society की वजह से. अगर हम देखो RET की बात करें तो हम उसमें ABC कंपोनेंट की बात करें. एरन बेक की थ्योरी की अगर बात करें तो हम उसमें बता रहे हैं कोर स्कीमास के बारे में, जिसकी वजह से अगर हमारे कुछ फैमिली या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस नेगेटिव रहे हैं, सोसाइटी के साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, देन दैट कैन बी डेवलप्ड एज अ कोर स्कीमा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम तारे ज़मीन पे देखते हैं ना, उसके पेरेंट्स उसको बोलते रहते तुम तो निकम्मे हो, उसके फादर उसको बोलते रहते बार बार कि तुम तो पढ़ाई नहीं कर सकते, तुमसे ठीक से लिख तो पाते नहीं हो, तुम ये नहीं कर पाते, तुम. दैट इज अ वेरी नेगेटिव एक्सपीरियंस फॉर अ चाइल्ड. और उसका कोर बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है कि हाँ मैं तो हूँ ही नहीं कमा, हाँ मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, आई कैन नेवर बी सक्सेसफुल एंड स्टफ लाइक दैट. ठीक है. सो दैट इज एरन बेक का that is core schema, right? So negative thoughts persistently चलने लगते हैं, जैसे I'm ugly, I'm stupid, I will not succeed, blah blah blah. तो ये आप examples आप दे सकते हैं. These patterns of thoughts are dysfunctional cognitive structure. और इस तरीके के pattern of thoughts जब बनने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं dysfunctional cognitive structures. और ये cognitive distortions भी होते हैं, जो they are the ways of thinking in which cognitive distortions क्या होते हैं, in which general nature जो कि नेगेटिव मैनर में डिस्टॉर्ट करते हैं रियलिटी. ठीक है. सो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें लिखेंगे. देन कम्स एक्सप्लेन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. अगेन ये हम बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं अभी भी बात करी है हमने. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इरेशनल इमोटिव थेरेपी हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस. तो RET के बारे में बात करेंगे. सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अगेन जहां पे रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी की बात आएगी तो वहां सीधा आपने ABC कंपोनेंट के बारे में बात करना है. एंटीसीडेंट इवेंट, योर बिलीफ सिस्टम और उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. कॉन्सिक्वेंसेज हमेशा नेगेटिव होते हैं, राइट, बिकॉज हम बिलीफ सिस्टम ही गलत बना देते हैं. ठीक है. सो ABC उसके बारे में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. यू कैन ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जा रहे हो, यू हैव सीन, आपने अपने फ्रेंड को देखा और आपके फ्रेंड ने आपको हाय नहीं बोला और इग्नोर करके निकल गया, तो उसने इग्नोर किया भी नहीं था. हो सकता है उसका ध्यान कहीं पर ऐसा होता है कि हम सामने हमारे कोई खड़ा होता है और हमारा ध्यान कहीं और होता है, लाइक वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, अपने ही उसमें होता है, या फिर हम इतनी जल्दी में इतने रश में होते हैं दैट वी आर सो लॉस्ट इन आवर ओन वर्ल्ड. समटाइम्स ऐसे भी होता है. तो ऐसा नहीं होता कि हर बारी जानबूझ के आपको इग्नोर किया. हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने आपको जानबूझ के इग्नोर नहीं किया, लेकिन आपने उससे बात नहीं करी, इस बारे में कुछ नहीं करा, बट आपने बिलीफ सिस्टम बना लिया दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ हिज अटेंशन. उसने तो मेरे को हाँ भी नहीं बोला, मार्केट में मिले एंड ही जस्ट इग्नोर्ड मी एंड स्टफ लाइक दैट. आपका वो बिलीफ सिस्टम बन गया और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, दैट यू स्टार्टेड अ नेगेटिव थॉट पैटर्न. ठीक है. यू स्टार्टेड फीलिंग नेगेटिव अबाउट योर ओन सेल्फ एंड आपका एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या, नेगेटिव इमोशंस आपने एक्सपीरियंस करे. ठीक है. एंड हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम उस बेचारे को पता भी नहीं है कि ऐसा हुआ और आपने उसको इग्नोर मार दिया. you stop taking his calls or her calls, you stop replying to the messages, और उस बेचारे को पता ही नहीं है कि ऐसा हुआ है. ठीक है. So at least you should convey
कि I saw you in the market, and probably that person is, hey, when? Oh, how do you know? You were also there, तो तुमने मुझे हाय क्यों नहीं बोला? And stuff like that. So कुछ भी हो सकता है, और तब आपको पता चले कि हाँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका फ्रेंड बोले हाँ यार मैंने देखा था, बट आई वाज सो बिजी, आई जस्ट कुछ भी हो सकता है. सो इन द सेंस कि इस तरीके का कोई भी आप एग्जाम्पल आप उनको दे सकते हैं. सो दैट इज एबीसी कॉम्पोनेंट. एंटीसीडेंट इवेंट हुआ एक, उसकी वजह से आपका कोई बिलीफ सिस्टम बन गया, और उसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपने एक्सपीरियंस करे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द ह्यूमनिस्टिक existential therapy. Again, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया. ओके, सो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की अगर बात करें तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू मेंशन, बट एज इट इज रिटन कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. मैंने यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स दिए जस्ट इन केस अगर ये 6 मार्क में आता है, तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सपैंड करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं. अदरवाइज यू कैन एनी 4 पॉइंट्स यू कैन राइट. ह्यूमनिस्टिक की बात करें, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइज ड्यू टू द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एलिएनेशन, इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग एंड जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ. एग्जिस्टेंशियल थेरेपी नाम से ही पता चल रहा है ये हमारे एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करती है. तो इसके हिसाब से ये बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तब होता है जब व्हेन वी फील लोनली, वी डोंट हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वी डोंट नो, किसी के साथ हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं है. व्हेन वी फील लोनली, एलिनेटेड फील करते हैं सोसाइटी में, दैट we have no one absolutely, or there is an inability to find meaning of your life. You feel कि what is the purpose of my life, what am I doing here, like क्या रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ, या आपको एक जेन्युइन फुलफिलमेंट लाइफ में नहीं महसूस होती. तो ये सारी चीजें आपके एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं, जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है. Human beings are motivated by the desire of personal growth and self-actualization. This is humanistic therapy. ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की बात करती है पर्सनल ग्रोथ के बारे में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब working on the fullest potential of yourself. When these needs are curbed by society or family, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. और हीलिंग कब अकर होती है? व्हेन द क्लाइंट इज एबल टू परसीव द ऑब्स्टेकल्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन हिज लाइफ एंड एबल टू रिमूव देम. अगर आप अपने लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको पहचान पाओ और उसको रिमूव भी कर पाओ, देन आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है. द थेरेपी क्रिएट्स अ परमिसिव, नॉन जजमेंटल एंड एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर. तो ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्या होता है? वैसे तो ये हर थेरेपी में होता है कि नोबडी जजेस यू. एक नॉन जजमेंटल एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर आपको दिया जाता है, वेयर थेरेपिस्ट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड गाइड. ऐसा नहीं है कि आपने कोई सवाल पूछा और वो आपकी आंसर बुक है. आपकी जिंदगी के सवालों का जवाब आपको खुद ही ढूंढना है, बट ही विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू द सिचुएशन. ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं होगी वहां पे. यू हैव, बट एक ऐसा एक नॉन जजमेंटल एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा, वेयर एंड क्लाइंट्स कम टू द कंक्लूजन एंड सोल्यूशन themselves. We just provide the kind of atmosphere they always needed. No behesbazi or no shaming that, oh, you cannot do this, you cannot do that. Absolutely non-judgmental attitude, and you can say whatever you want. Aim of the therapy is to expand clients' awareness. बहुत सारे slip of tongues हो रहे हैं आज, हाँ? Freudian slip of tongues we have read. Anyways, so एम ऑफ द थेरेपी क्या होता है? क्लाइंट की अवेयरनेस को एक्सपैंड करना. सो ऑल दिस पॉइंट्स यू आर गोइंग टू मेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब 4 फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के ट्रीटमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं? देन ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्या है? पहला है टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय द थेरेपिस्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम. ये मैंने पॉइंट्स लिए हैं हीलिंग इन साइकोथेरेपी वाले उससे. ठीक है, इफ यू वांट टू नो. देन द थेरेपेटिक अलायंस, अनबर्डनिंग ऑफ द इमोशनल कैथारसिस जिसको बोलते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम. नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड टू क्लाइंट पेशेंट, जो वेरिएबल्स होते हैं, या फिर थेरेपिस्ट के जो वेरिएबल्स होते हैं, या फिर कोई भी रिलैक्सेशन प्रोसीजर के बारे में बात कर सकते हैं, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात कर सकते हैं.
Again, the question is discuss the CBT, cognitive behavior therapy discuss करना है. So cognitive behavior therapy क्या होता है? It is based on biological, psychological and social model. It is a short and effective treatment होता है. CBT एक काफी ही short effective treatment है for range of psychological disorder जैसे anxiety, depression, panic attacks, borderline personality. Biological aspects of this disorder are addressed through relaxation procedure. ठीक है, the psychological ones through behavior therapy and cognitive therapy techniques, and social ones को हम environmental manipulation से बताते हैं. It is a comprehensive techniques and easy to use. Next आपका है, can one transform the therapeutic relationship into a healing relationship by understanding plight of others? If yes or no, whatever your answer is, explain. तो वो कह रहे हैं कि हम just by being empathetic, can we transform therapeutic relationship जो हमारा है, मतलब जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में रिलेशनशिप है, एक थेरेपेटिक रिलेशनशिप है, क्या हम उसको एक हीलिंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं just by understanding the plight of others, by putting ourselves into their shoes, by being empathetic? If you think yes or no, whatever your answer is, you have to explain why do you think the way you think. So the answer is yes, bilkul. Empathy is present when one is able to understand the plight of another person and feels like the other person. तो आपने empathy की यहाँ पे definition देनी है. It means understanding things from the अदर्स पर्सपेक्टिव, और जब हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे तो ऑब्वियसली वो एक हीलिंग ही रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा. डू बिहेवियरल एंड साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट व्यू द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एज बीइंग सेम? गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट जो होते हैं और बिहेवियरल थेरेपिस्ट होते हैं, दोनों का देखने का नजरिया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सेम है? गिव रीजन फॉर योर आंसर. देन वी विल से नो, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि एक साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं और एक बिहेवियरल थेरेपी को फॉलो कर रहे हैं. देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और वो डिफरेंट स्कूल्स को बिलोंग करते हैं, तो उनका देखने का नजरिया भी डिफरेंट है. साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट का जो व्यू होता है वो बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यू टू द इंट्रासाइकी कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट विद इन द साइकी ऑफ द पर्सन, राइट? जैसे इड, ईगो, सुपर ईगो की हमने बात करी थी. इड क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है. मुझे आइसक्रीम खानी है तो मुझे अभी की अभी आइसक्रीम खानी है. आई डोंट केयर, कहीं से भी लाओ, मुझे किसी से छीन के भी खाना पड़े तो मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे अभी खानी है. ईगो क्या होती है? ईगो क्रिएट्स द मिडिल वे. एंड सुपर ईगो क्या होती है? जो हमारे मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, दैट यू कैन नॉट स्नैच इट फ्रॉम अदर पर्सन. तुम किसी से ऐसे छीन के नहीं खा सकते. दैट इज रॉन्ग. यू कैन आस्क फॉर द परमिशन दैट आई वुड लाइक टू हैव, लाइक वुड यू शेयर अ बाइट विद मी और समथिंग लाइक दैट. तो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करती है सुपर ईगो. और ईगो क्या करती है? ईगो कहती है कि अच्छा यार, तुम दोनों लड़ो मत, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेट मी जस्ट फाइंड अ वे आउट सो दैट इड की भी बात रह जाए और सुपर ईगो की भी बात रह जाए. सो ईगो यहाँ तो आपको बोलेगी कि अरे जाके तुम खरीद लो, जाके परमिशन ले लो, और if you can delay your gratification by through logic, so ego tries to balance it out. id और सुपर ईगो की जो बैटल होती है, इंट्रासाइकी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ईगो बैलेंस करने की कोशिश करती है. तो साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट बोलते हैं कि हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल हमारे प्रॉब्लम होते हैं वो इंट्रासाइकी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती है. वहीं पे बिहेवियर थेरेपिस्ट, एज द नेम सजेस्ट, बिहेवियर पे बोलते हैं कि फॉल्टी लर्निंग है. ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर है क्योंकि आपने ये लर्न किया है कहीं से, दिस इज हाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन. ठीक है, सो आपकी फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर्स है. अब वो फॉल्टी लर्निंग कहीं से भी हो सकती है, बट आपने कुछ ऐसे लर्निंग्स करे हैं, बिहेवियर पैटर्न ऐसे गलत सीख लें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है. Vihan is treating his client. What are the ethical standards that he has to keep in mind when he is administrating psychotherapy? Discuss. 4 marks का क्वेश्चन है. तो आपको ethical standards बताने हैं when you are dealing with the client. तो some of the ethical standards that need to be practiced by a professional अगर आप psychotherapist हैं तो क्या है? पहला, number 1, informed consent has to be taken. आपको उनका consent लेना पड़ता है कि this, I will start with therapy and all that. Confidentiality, वो उनका आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को. पहली बात, इन्फॉर्म कंसेंट मतलब कि आप वो
हामी भरेंगे फॉर द सेशंस, तभी आप सेशंस लेंगे। आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते अपने सेशंस किसी पे, आप उनको बोल नहीं सकते आपको थेरेपी लेना ही लेना है, ये है वो है। दैट्स देयर फ्री विल। सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करके रखनी है। आगे चल के आप अपने केस डिस्कशंस भी किसी के साथ करते हैं, यू आर नेवर सपोज टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ योर क्लाइंट। आप उनका नाम, उनका एड्रेस या उन कुछ भी जिनसे उनके बारे में पता चल सके, उनकी आइडेंटिटी आप रिवील नहीं करते। ओके, at least this also not with their consent. Elevating personal distress by suffering should be the goal of all the attempts of the therapist. जिस भी प्रॉब्लम के साथ, एंजाइटी के साथ, डिप्रेशन के साथ, पैनिक के साथ, जिस भी प्रॉब्लम के साथ आपके पास आपका क्लाइंट आया है, योर एज अ थेरेपिस्ट योर गोल शुड बी टू एलिवेट देयर personal distress, right? Integrity of the practitioner of client and practitioner and the client relationship और therapist and the client relationship is important. ठीक है, ये नहीं कि बाहर कॉफीज पे मिल रहे हैं, बाहर जाके डेट कर रहे हैं, या मोर यू नो यू आर बिकमिंग मोर फ्रेंडली। तो आपका जो एक प्रोफेशनल दायरा है आप उसी में रहेंगे। डियर जिंदगी देख लेना शाहरुख खान वाली, तो ऐसा नहीं है कि आपका, बहुत बारी ऐसा होता है कि क्लाइंट फॉल फॉर द पर्सन इफ द ऑपोजिट जेंडर के केस में, यू नो, बट यू हैव टू मेंटेन द डिग्निटी, तो वो आप मेंटेन करेंगे। रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी होना चाहिए, ठीक है। देयर बी एब्सोल्युटली नो, आप उसको एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स आर एसेंशियल। ऑफ कोर्स आप ऐसे थेरेपिस्ट नहीं बन सकते, ठीक है, झोला छाप थेरेपिस्ट नहीं बन सकते। यू मस्ट हैव प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आरसीआई का लाइसेंस होना चाहिए टू प्रैक्टिस, जो भी रिक्वायर्ड है। एंड यू शुड हैव नेसेसरी स्किल्स। और ये नहीं कि आपके पास सीबीटी की स्किल्स हैं तो आप ह्यूमनिस्टिक थेरेपी भी कर रहे हो और ये भी थेरेपी कर रहे हो, वो भी थेरेपी कर रहे हो। जिस थेरेपी में आपने मास्टरी करी, जिस पे आपका अच्छा कमांड है, होल्ड है, दैट इज द ओनली थेरेपी दैट यू शुड डू। अगर वो फिट इन होती है, अगर वो फिट इन नहीं होती, यू रेफर टू अनदर साइकोलॉजिस्ट। What is meant by the term therapist and patient variable का क्या मतलब होता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोथेरेपी? 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो पेशेंट वेरिएबल क्या होता है और थेरेपिस्ट वेरिएबल क्या होता है? पेशेंट वेरिएबल होता है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड टू क्लाइंट एंड पेशेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मोटिवेशन फॉर चेंज। नाउ ये पेशेंट वेरिएबल है, इट कैन वेरी, किसी का हाई मोटिवेशन फॉर चेंज है, किसी का लो मोटिवेशन फॉर चेंज है, एक्सपेक्टेशन ऑफ इंप्रूवमेंट ड्यू टू द ट्रीटमेंट एंड वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा, ठीक है। थेरेपिस्ट का क्या होता है वेरिएबल? नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड टू थेरेपिस्ट। कौन से हैं? पॉजिटिव नेचर, एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा तो नहीं है कि आपके खुद के कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो अनरिजॉल्व हैं और आप यू आर टेकिंग केसेस। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ऐसा चैलेंजिंग केस आ जाता है जिसकी वजह से आपको ट्रिगर हो जाता है कोई इमोशनल ट्रॉमा दैट यू हैव बीन थ्रू एंड यू आर लाइक, तो अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व हैं, कोई चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है, कुछ बचपन में ऐसा हुआ है विच इज नॉट रिजॉल्व टिल येट, यू कैन नॉट डील विद द सिमिलर केसेस, यू रेफर टू समबडी एल्स। और वैसे तो आपका ये सब पहले हो ही जाता है रिजॉल्व। ओके, तो आपके ये पॉजिटिव नेचर होना चाहिए, आपके कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वी आर इम्यून टू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ऑफ कोर्स हमको भी, जैसे कोई ऐसा नहीं है कि कोई समबडी इज अ हार्ट सर्जन तो उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, ये बहुत ही स्टूपिड बात है। अरे यार तुम तो हार्ट सर्जन थे, तुम्हें ही हार्ट अटैक आ गया। ऑफ कोर्स बॉडी ऑर्गन है, कभी भी फेल हो सकता है। ऑफ कोर्स बीइंग अ हार्ट सर्जन वो अपने हार्ट की हेल्थ का पूरा ख्याल रखते होंगे, but despite that it can happen. Similarly, just because somebody is mental health professional doesn't mean they cannot have mental health disorder. उनको नहीं हो सकता, they can go through the same. Next question. Namita is a psychotherapist. She aims for the client to become aware of his or her choices in life relating to one's social environment in a more creative and self-aware manner. What are the aims she needs to fulfill? तो एक नमिता एक साइकोथेरेपिस्ट है और उसका एम ये है कि जो उसका क्लाइंट है becomes more aware अपने choices को लेके लाइफ में जो वो कर रहे हैं and relating to their social environment, ठीक है, in a more creative self-aware manner में। तो क्या एम, what are the other aims that she needs to fulfill? तो ऐसे में reinforce करना पड़ेगा क्लाइंट को resolve for betterment, lessening emotional pressure, unfolding the
potential for positive growth, modifying habits, then changing उसके thinking patterns को change करना पड़ेगा, increasing self awareness and improving interpersonal relations and communication. Explain the concept of cognitive distortion and core schemas to develop understanding of Arensbeck cognitive therapy. Then you will write कि cognitive distortions क्या होते हैं, उसकी definition देंगे आप, जो कि हम बहुत बार discuss कर चुके हैं. core schema बताएंगे, core schema क्या होते हैं. They include the belief and action pattern of the individual. जैसे जो भी हम childhood में experience करते हैं through family और society, वो हमारे core schemas में बैठ जाता है. This is it for today. This was all your chapter. We are done with the PYQs of chapter number 5. I hope this helps. Let me know in the comments section how was it for you, and please subscribe to my channel for more such videos. All the best to you. Keep learning, keep revising. I'll see you next time. Bye.